हेलो स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। कल से बिहार बोर्ड के क्लास 10th का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। शुरू दिन आप सबका मैथ है, अब तो जानते ही होंगे। मैथ का ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे रात को 8 बजे तक। 8 बजे कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव आपका मैथ का, हमारे चैनल हिंदुस्तान करियर पॉइंट पर। ठीक है, अगर उस ऑब्जेक्टिव को, उस सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हमको विश्वास है और आपको भी विश्वास होना चाहिए कि उस सेशन को ज्वाइन कर लेने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव तो 50% ऑब्जेक्टिव तो आराम से सोल्व हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। और ये हम बना रहे हैं साइंस का, ला रहे हैं ऑब्जेक्टिव साइंस जो कि 80 नंबर्स का होता है और टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहता है। 40 ऑब्जेक्टिव्स क्या करने हैं, 40 ऑब्जेक्टिव आपको छोड़ देने हैं। तो ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे साथ पूरा शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर ये आपने 80 ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिए तो इसमें से आपको एक कंसेप्ट मिल जाएगा और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप फिर से एग्जाम में सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। हीरा का अगर अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42 होता है। अगर आपने पढ़ा होगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की एक बात, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्लास 10th में आप फिजिक्स में पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन में कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अब हमेशा ऋणात्मक होती है। किसी लेंस में फोकस, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है और किसी लेंस में वक्रता त्रिज्या भी 2 होते हैं। मतलब लेंस में दो दो होते हैं, डबल डबल, समझे? डुअल नेचर, डबल डबल होता सब। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त करते हैं? तो दाढ़ी बनाने में करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग, और हेडलाइट का परावर्तक पृष्ठ में भी अवतल दर्पण का उपयोग। ये सब याद रखेगा क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग लिखने को कहता है 2 नंबर में। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, जिसे हजामती दर्पण के रूप में कहते हैं। हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो एफ बराबर जो होता है r/2 होता है। एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर r/2 होता है। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस लेंस को अभी सारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभी सारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में बात करें, दृश्य प्रकाश में, तो दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? न्यूनतम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम। और सबसे अधिक पूछे तो लाल रंग का होगा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का होता है। सबसे अधिक होता है लाल का और सबसे कम बैंगनी का। 8वां नंबर क्या? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में। अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड का स्पीड से चलती है निर्वात में। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो अपवर्तन के भी 2 नियम और परावर्तन के भी 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और परावर्तन के भी 2 नियम। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो रहता है स्थितिज ऊर्जा को, किसको? स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, तो जलता हुआ मोमबत्ती एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। मोमबत्ती जल रही है, आप पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? वो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? कम होता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान कम होता है।
प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए। तो प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से प्रतिरोध के मान को घटाना है, तो समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये इसमें क्या करा कि प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का, अगर स्थायी चुंबक की बात करेंगे तो इस्पात के लोहे का। ठीक है, पर विद्युत चुंबक में नर्म लोहे का। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो उच्चतर ताप पर नाभिकीय संलयन। इसमें दो हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन। ठीक है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जो होती है वो कौन सी होती है, तो सौर सेल। जो सौर सेल है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, सौर सेल। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम पवन की चाल होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड से चलना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड से चलना चाहिए। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, ऑप्शन नंबर बी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है, ऑप्शन नंबर बी। 20वां नंबर क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, तो घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की। घरेलू परिपथ में किसका यूज करते हैं, तो प्रत्यावर्ती एसी वोल्टेज एसी करंट का, तो प्रत्यावर्ती धारा की। वर्ण विक्षेपण असंभव है, तो वर्ण विक्षेपण किसमें असंभव है, तो निर्वात में, क्योंकि वर्ण विक्षेपण के लिए माध्यम चाहिए और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, तो निर्वात में वर्ण विक्षेपण असंभव है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, आधार से दूर मोड़ देता है। आधार से क्या करता है, दूर मोड़ देता है। 23 नंबर क्या है, Zn+O2 अभिक्रिया करता है। जब जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह किस प्रकार के क्योंकि देखिए जिंक यहाँ पर जिंक में ऑक्सीजन नहीं है और अभिक्रिया के बाद जिंक में ऑक्सीजन जुट गया, तो कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र, तो खाने वाले सोडा का NaCO3 होता है, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसे कहते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु, तो कमरे के ताप पर पारा, अगर धातु को बोले तो पारा, अधातु बोले तो ब्रोमीन, अधातु बोले तो ब्रोमीन और धातु बोले तो पारा। धातु पूछ रहा तो पारा हो जाएगा। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है, तो शून्य समूह मतलब अक्रिय गैस में कौन आते हैं, हीलियम नियोन, तो हीलियम, ऑप्शन क्या है, हीलियम। इसे शून्य समूह का तत्व भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर किन में कैसा हो जाता है, तो गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस उत्तरदायित्व है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, CO2 गैस। गंधक की परमाणु संख्या, गंधक मतलब सल्फर। अब जब सल्फर समझ गया तो आप लोग जानते ही होंगे, उतना तेज तो होंगे ही, तो उतना होशियार बुद्धिमान तो होंगे ही। तो गंधक मतलब सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या 16। 30 नंबर क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं, तो अम्ल जल में जैसे अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल है HCl को अगर जल में घोलेंगे वैद्युत अपघटन करेंगे तो H+ आयन Cl- आयन में क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं, मतलब आयनीकृत हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, जल में आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ये ए हो जाएगा, गलत दे दिया, मतलब कि ऑप्शन आयनित होता है, ठीक है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोने में कॉपर मिलाते, नहीं देखते सोनार के यहाँ जाते होगे तो तांबा मिला देता है, तांबा को यही क्या कहते हैं? रेफरेंस कॉपर कहते हैं। उससे क्या होता है कि शुद्ध सोना से जेवर नहीं बना सकते, वो बहुत लचीला होता है, तो उसे कठोर बनाने के लिए कॉपर मिलाया जाता है। और ज़्यादा कॉपर मिला देगा तो आपको ठग लेगा, फिर उसका चमक नहीं रहेगा। तो इसलिए 24 कैरेट सोना का जेवर नहीं बनता, 22 कैरेट का बनता है। उसमें 2 कैरेट क्या रहता है? कॉपर रहता है। तो सोने में निम्नलिखित में कौन धातु मिलाया जाता है? सोना में तो कॉपर। ऐसा याद हो जाएगा कि भूलिएगा नहीं, कभी भूलना चाहेंगे आपको पर भूल नहीं पाएंगे, नहीं सुने हैं? NaCl प्लस AgNO3 बनाया क्या? जब अभिक्रिया किया सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से, तो क्या बनाया? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाया। कैसा अभिक्रिया? तो आयन पर आसपास दो क्या कर रहे हैं? आपस में अदला बदली कर रहे हैं, मतलब द्वितीय विस्थापन। क्या होगा? द्वितीय विस्थापन। कैसी अभिक्रिया? द्वितीय विस्थापन। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है। अगर पूछेगा कि सिलिकॉन क्या है तो उपधातु है। सेमीकंडक्टर, जिसे सेमीकंडक्टर के रूप में यूज होता है सिलिकॉन का। और सोलर सेल में भी यूज करते हैं, किसका? सिलिकॉन का। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उत्कृष्ट गैस, मतलब अक्रिय गैस। इन्हें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि अक्रिय गैस और उत्कृष्ट गैस क्या है, तो दोनों एक ही है। और उसके क्या होते हैं? बाहरी सेल पूर्ण होते हैं, मतलब पूरा रूप से भरल रहता है, ठीक है। खड़िया का रासायनिक सूत्र, अब कितना सोच में पड़ गया होगा कि खड़िया क्या होता था। अरे बच्चा में चौक नहीं लिखता था ब्लैक बोर्ड पर, चौक, उसी को खड़िया कहते हैं, चौक को। तो चौक का होता है CaCO3। अगर आपसे संगमरमर पूछे, जो घर में लगाते हैं संगमरमर, संगमरमर, तो वो भी CaCO3 होता है। चूना पत्थर पूछे तो CaCO3, और संगमरमर पूछे तो CaCO3 है। वो गाना नहीं सुना है? सुनो तो संग, कौन गाना है? याद भी नहीं हमको, आपको याद होगा। सुनो ना संगमरमर, हाँ। तो पूछे तो CaCO3। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसमें कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो CH4 तो नहीं होगा, C2H4 भी नहीं होगा। दो एल्काइन पूछ रहा है तो -2 होना चाहिए। तो -2 होगा तो C2H2 होगा। क्या होगा? C2H2 एल्काइन होगा। CH3O2H5 का IUPAC की नेम पूछ रहा है। क्या है IUPAC की? मतलब IUPAC के नेम किसका? तो इसका हो जाएगा इथिल मिथाइल ईथर, इथिल मिथाइल ईथर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो किसका उपयोग? तो एथेनॉल। एथेनॉल मतलब अल्कोहल, अल्कोहल बोले तो अल्कोहल का उपयोग किस में करते हैं? तो अल्कोहल का उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में। उससे हम गाड़ी भी चला सकते हैं, बाइक भी चलता है, ठीक है। शुद्ध अल्कोहल से बाइक चल सकता है, तो ईंधन के रूप में उपयोग हुआ ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके NO2 कौन सा उत्पाद बनाता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 41 का बी। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा मतलब समझते हैं, जो धोबी यूज करता है कपड़ा धोने में, मतलब कि कपड़ा धोने में जो सोडा यूज किया जाता है। तो सोडा दो को होता है, एगो खाने वाला जो हम लोग खाते हैं, एगो खींचने वाला होता है, मतलब कपड़ा धोने वाला। तो उसका होता है NO2CO3 इंटू 10H2O, NO2CO3 इंटू 10H2O। अगर खाने वाला का बात करें तो
खाने वाने की बात करें तो NaHCO3, NaHCO3। 43 नंबर, अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 मतलब और सांद्र HCl का अनुपात होगा तो कितना होगा? इस ये क्वेश्चन आया तो 1:3। अगर यहाँ 3 रहे तो यह क्या हो जाएगा? 1:3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे क्या करते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड कौन हो जाएंगे? निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो SO2। SO2 क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। SO2 अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल को जो नीला करे। और अम्ल क्या होता है? तो अम्ल के लिए एक शॉर्ट फॉर्म देते हैं, अनील। अम्ल मतलब अनील, याद रखिएगा। अनील। अनील मतलब अ से अम्ल, न नी से हो गया नीला, को लाल कर दे तो अम्ल क्या करता है? नीला को लाल कर देता है। अम्ल नीला को लाल करता है। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार। ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्या है? स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो स्वस्थ शरीर का, जो स्वस्थ हेल्दी शरीर का पीएच मान होता है वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है। 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो कौन जल में विलय है? निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? कौन जल में विलय है? तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जल में घुल जाता है। ग्लूकोज जो होता है जल में घुल जाता है। ग्लूकोज क्या है? जल में विलय है। ठीक है। इसमें पूरा श्योर, इस क्वेश्चन में श्योर, ये इस क्वेश्चन में श्योर नहीं है। ये इस क्वेश्चन में श्योर पूरा 100% श्योर नहीं है, पर ग्लूकोज जो है जल में घुल जाता है। निम्नांकित में कौन अमलगम है? निम्नांकित में कौन अमलगम है? अमलगम मतलब कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक क्या है? अमलगम है। कॉपर और जिंक अमलगम है। निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो जिंक सल्फेट में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के जिंक को विस्थापित कर देता है? तो कॉपर। कौन करता है? कॉपर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो धमनियाँ। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है जो धमनियाँ कहलाती है। और बी ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले जाने वाले जो भाग होते हैं वो सिरा कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, धमनी। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो होता है पूरे रक्त का 55% होता है। पूरे रक्त का कितना होता है? 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है। किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? किन पौधों के पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? तो इस क्वेश्चन पर जो है, इस क्वेश्चन का नोट श्योर मतलब समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमको मतलब पक्का यकीन नहीं है क्या होगा इसका आंसर। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया किस में होती है? किण्वन क्रिया ईस्ट में होती है। किण्वन क्रिया ईस्ट में होती है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? जब अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। और चीनी का अगर पूछे तो क्या होगा? चीनी का हो जाता है C12H22O11। ठीक है। तो ग्लूकोज का पूछा ना, तो ग्लूकोज का हो जाएगा C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी बम्बई सही। 57 नंबर क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट। किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? LH जो है अंडोत्सर्ग का कारण है। LH क्या है? अंडोत्सर्ग का कारण है।
59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो किसमें अलैंगिक जनन जो होता है द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो ईस्ट में नहीं होता है, ईस्ट में नहीं होता है, ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा होता है। ईस्ट में किसके द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपने भोजन बनाते हैं, और भोजन के साथ साथ क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, जो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। समझने गए हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन बना रहता है एनवायरनमेंट में। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो भोजन के पाचन में इनमें से सभी, पीत रस, अग्नाशय रस, आंत्र रस, इनमें से सभी। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन किस में पाया जाता है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन बोला तो ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन जठर रस में। ट्रिप्सिन कहाँ से? ट्रिप्सिन जठर रस में। ट्रिप्सिन जठर रस में किस में पाया जाता है? जठर रस में। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, नाम है छोटा पर होता है सबसे बड़ा, तो इसलिए छोटी आंत। नाम है छोटा, होता है सबसे बड़ा, छोटी आंत सबसे लंबा होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत 8 से 10 मीटर लंबा होता है, इसलिए नाम पर मत जाओ, नाम तो है बहुत छोटा, छोटी आंत पर है सबसे लंबा। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो पाचन क्रिया का आरंभ मुख गुहा से। जैसे ही भोजन हम मुंह में लेते हैं और उसी हमारे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि एंजाइम यहीं से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे भोजन को पाचन में मदद करने लगते हैं। तो हमारा जो भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। वसा का पाचन लाइपेज। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ओजोन परत है, ओजोन परत हमारे लिए क्या है? लाभदायी है, बेनिफिशियल है, लाभदायी है। निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो कौन है नर प्रजनन अंग? तो नर प्रजनन अंग पुंकेसर होते हैं। कौन होते हैं? पुंकेसर। कौन होते हैं? पुंकेसर। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एटीपी टूटने के 30.5 किलो जूल पर मोल, 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, जिसमें इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल बनते हैं। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेने वाले जो कणिकाएं, रक्त कणिकाएं होती हैं, वो लाल रक्त कोशिका कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, तो पत्तियों में, छाल में, कोशिकाएं रिक्तिकाओं में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? ग्रास नली। ग्रास नली कोई एंजाइम नहीं स्रावित करता है, सिर्फ ये एक माध्यम है, एक पाइप है जिसके द्वारा भोजन क्या होता है? ग्रास नली से अमाशय में जाता है। ठीक है, तो ग्रास नली एक माध्यम है, पाइप है, ये एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो मूत्र की जो सांद्रता होती है डीएच की उपस्थिति पर निर्भर करती है। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि में संबंधित नहीं है? तो कौन सा हार्मोन पौधों की नहीं? तो एब्सिसिक अम्ल। कौन है? एब्सिसिक अम्ल। ये पौधों, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, ये सब पौधों की वृद्धि से संबंधित हैं, पर एब्सिसिक अम्ल जो है पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव का जो हृदय है क्या करता है? परिवहन करता है, रक्तों का परिवहन करता है।
तो परिवहन तंत्र जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों और वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें हम वंश के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम आनुवांशिक के बारे में पढ़ते हैं, आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी। क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकी। ठीक है। श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो श्वसन क्रिया में किसको अभी ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन, ये सब अगर नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? कह रहे ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। सब बच्चा वाला क्वेश्चन, ये सब जाइएगा गर्दा उड़ा के चले आइएगा। ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। कितने परमाणु है कार्बन के? कार्बन के 6 परमाणु। कार्बन के 6 परमाणु। अब ये है लास्ट क्वेश्चन, अंत वाला तो सब भला। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। तो अनैच्छिक क्रिया मतलब कौन करता है? पश्च मस्तिष्क। किसके द्वारा अनैच्छिक क्रियाएं होती है? पश्च मस्तिष्क। अगर पूछेगा कि चतुराई का केंद्र किसे माना जाता है, तो अग्र मस्तिष्क को चतुराई का केंद्र माना जाता है। अगर और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण तो पश्च मस्तिष्क द्वारा होता है। जाइए और गर्दा उड़ाकर चले आइएगा। ठीक है। हार्दिक शुभकामनाएं। परीक्षा की तरफ से कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में, टेंथ के किसी भी सब्जेक्ट में हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। ठीक वानी ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।